हाय गाइस, मेरा नाम रौनक है। मैं एक बिहारी हूँ और मुझे बिहारी होने पर बहुत गर्व है। हर साल बिहार में बाढ़ आता है और अपने साथ बर्बादी लाता है। लोगों तक राहत कार्य पहुँचाकर उन्हें शांत कर दिया जाता है। पानी का स्तर घटता है और ज़मीन दिखने लगती है। लोग भी अपने काम पे लग जाते हैं और अगले साल बाढ़ न आने की कामना करते हैं। लेकिन कुछ नहीं बदलता। बाढ़ अगले साल फिर आता है। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे बिहार में आने वाले बाढ़ के बारे में। जैसा कि हम सब जानते हैं कि बिहार में हर साल बाढ़ आता है और इससे काफ़ी लोगों की ज़िंदगी प्रभावित होती है। तो आज हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे और अंत में हम ये भी जानेंगे कि बाढ़ के प्रभाव को कम करने के लिए या बाढ़ को रोकने के लिए क्या सॉल्यूशंस इम्प्लीमेंट किए जा सकते हैं। इसलिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। बिहार सरकार ने कहा है कि बिहार में बाढ़ के कारण मरने वालों की संख्या 25 से ऊपर पहुंच गई है और 16 जिलों में 81 लाख से भी ज़्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। बाढ़ के कारण फसल और पशुधन को भी काफ़ी नुकसान पहुंचा है और 66 से ज़्यादा जानवर बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। अगर हम बात करें विभिन्न क्षेत्रों की, तो दरभंगा में 10 लोगों की मौत हो गई, 6 मुजफ्फरपुर में, 4 चंपारण में, 2 सारण में और 2 सिवान में मारे गए। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल की 33 टीमों को बचाव और राहत कार्य पर तैनात कर दिया गया है। कुल 12,479 से अधिक लोगों को राहत शिविरों में स्थानांतरित किया गया है। यह तो बात हो गई इस साल हुए बाढ़ के प्रकोप की। अब हम जानेंगे कि ये बाढ़ क्यों आता है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि बिहार भारत का सबसे अधिक बाढ़ वाला राज्य है, जहां उत्तर भारत में 76% आबादी बाढ़ के खतरे के आवर्ती इलाके में रहती है। बिहार भारत के बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का 16.5% और भारत की बाढ़ प्रभावित जनसंख्या का 22.1% बनाता है। उत्तर भारत में 5 प्रमुख नदियां बाढ़ पैदा करती हैं। ये नदियां हैं महानंदा, कोशी, बागमती, बूढ़ी गंडक और गंडक, जो नेपाल में उत्पन्न होती हैं। कुछ दक्षिण बिहार के जिले भी सोन, पुनपुन और फल्गु नदियों से बाढ़ की चपेट में आ जाते हैं। ये सारी नदियां गंगा में मिलती हैं, जिससे गंगा के पानी का स्तर बढ़ जाता है और जिससे बाढ़ की समस्या उत्पन्न होती है। इसके बारे में मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा, क्योंकि हम सबको पता है कि बाढ़ क्यों आता है। लेकिन बाढ़ को रोकने के लिए हमारी सरकार क्या कर सकती है और दुनिया के दूसरे क्षेत्रों से हम क्या सॉल्यूशंस को यूज़ करके बिहार में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, अब मैं उसकी चर्चा करना चाहता हूँ। तो जबकि हम सब जानते हैं कि बाढ़ एक प्राकृतिक घटना है, लेकिन बाढ़ से जो प्रभाव होता है वह एक प्राकृतिक घटना नहीं है। यह मूलतः मानव हस्तक्षेप का उत्पाद है, जिसे हम विकास कहते हैं। जल ग्रहण क्षेत्रों में वनों की कटाई, नदी के किनारों पर और बाढ़ क्षेत्रों में मानव आवास का निर्माण, आर्द्र भूमि पर अतिक्रमण और परिवर्तित फसल पैटर्न बड़े पैमाने पर तबाही के लिए जिम्मेदार है। इसलिए बाढ़ के प्रकोप को थामने के लिए हमें मानव हस्तक्षेप को कम करना पड़ेगा और ऐसे शहरों का निर्माण करना पड़ेगा जो प्रकृति से बहुत नज़दीक हैं। इसी का एक बहुत ही बेहतरीन उदाहरण है स्पॉन सिटी, जो चाइना के कई शहरों में इम्प्लीमेंट किया गया है। स्पॉन सिटी, जैसा कि नाम से ही पता चलता है, उन वैसे सिटीज़ होते हैं जो स्पॉन्ज की तरह पानी को अपने अंदर सोख सकते हैं। स्पॉन सिटी एक विशेष प्रकार का शहर होता है जो एक स्पंज की तरह वास्तव में पानी को रोकता है और फिर प्राकृतिक रूप से मिट्टी द्वारा फिल्टर करके उसे शहर के चारों ओर जलाशयों में पानी को स्टोर करता है। यह शहरी कुओं या जलाशयों के माध्यम से ज़मीन के पानी की निकासी के लिए अनुमति देता है। इस पानी को आसानी से शहर के पानी की आपूर्ति के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। आइए अब जानते हैं कि स्पॉन सिटी को बनाने के लिए क्या क्या किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। इसमें सबसे पहली चीज़ की ज़रूरत पड़ती है पोरस डिज़ाइन की। तो शहर के अंदर जितने भी कंस्ट्रक्शन होंगे, चाहे बिल्डिंग्स हों या सड़कें हों या फुटपाथ्स हों, उन सबको पोरस बनाना पड़ेगा। पोरस बनाने के लिए जिस मटेरियल का यूज़ होता है उसे कहते हैं पोरस एसफॉल्ट।
तो जो सड़कें पोरस एसफॉल्ट से बनती हैं वो पानी को अपने अंदर सोख सकती हैं। सोखने के बाद यह पानी ज़मीन के अंदर चले जाता है और बाढ़ का प्रभाव जिससे कम हो सकता है। स्पॉन्ज सिटी के लिए दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है खुले हरे मैदान। यह खुले हरे मैदान बेसिकली पानी को नेचुरली फ़िल्टर कर सकते हैं और जो शहर के चारों ओर जलाशय या तालाब बनाए गए हैं वहाँ पे इनको ऑर्गेनाइज चैनल्स के थ्रू भेज कर स्टोर कर सकते हैं। तीसरी चीज़ है हरे रंग की छतें, जो वर्षा के पानी को रोक कर रख सकती हैं और ज़मीन में छोड़े जाने से पहले इसे प्राकृतिक रूप से फिल्टर कर सकती हैं। अब हम बात करेंगे कि स्पॉन्ज सिटी के क्या फ़ायदे होते हैं। स्पॉन्ज शहर का बेसिकली क्या लाभ है। इसमें सबसे पहला फ़ायदा यह है कि स्पॉन्ज सिटी की मदद से उस पर्टिकुलर सिटी के लिए या उस शहर के लिए और अधिक स्वच्छ पानी अवेलेबल हो जाता है। तो जो भी पानी स्पॉन्ज सिटी के चारों ओर बनाए गए तालाबों में स्टोर होता है उसे वापस से उस सिटी के विभिन्न कामों के लिए यूज़ किया जा सकता है, जैसे कि गार्डनिंग, क्लीनिंग या टॉयलेट्स के अंदर। तो जहाँ भी आपको पानी पीना नहीं है और अन्य काम करने हैं उन जगहों पे आप इस पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि ये बाढ़ के प्रभाव को काफ़ी हद तक रोक देता है। जब पूरा का पूरा शहर बाढ़ के पानी को सोख कर उसे ऑर्गेनाइज्ड चैनल्स के द्वारा शहर के चारों तरफ बनाए गए जलाशयों में तक पहुंचाने की क्षमता रखता है, इसलिए बाढ़ से तबाही होने का जो रिस्क है वो काफ़ी कम हो जाता है। स्पॉन्ज सिटी का तीसरा फ़ायदा यह है कि इसमें जो ग्राउंड वाटर होता है वो बहुत ही क्लीन होता है। चूँकि ज़मीन के अंदर जाने से पहले ही पानी को नेचुरली फ़िल्टर किया जाता है, इसलिए ज़मीन में अंदर का पानी कंपैरेटिवली काफ़ी साफ़ होता है दूसरे शहरों के कंपैरिजन में। तो दोस्तों यह थी बात स्पॉन्ज सिटी की। हम उम्मीद करते हैं कि सरकार जागेगी और बाढ़ से बचने के लिए कई सॉल्यूशंस बिहार में इम्प्लीमेंट करेगी। हाँ, मैं अपने अगले वीडियोस में मैं बाढ़ से बचने के और सॉल्यूशंस को एक्सप्लेन करूँगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लिख कर बताएं। अगर आपको अपनी तरफ से कोई सुझाव देना है बाढ़ को रोकने के लिए तो वह भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपके सपोर्ट से मुझे बहुत प्रोत्साहन मिलता है। थैंक यू सो मच गाइस। आज के वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय बिहार, जय भारत।